नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है। चलिए, तो क्या है आपका पहला है आपका ग्रामेटिकल एरर। द स्कूल इज विद इन 100 yards फ्रॉम द चर्च, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। द स्कूल इज विद इन 100 yards। अब देखिए, 100 जो है ये आपका यूनिट है। ये जो आप 100 वर्ड लिखे हैं, ये 100 वर्ड हमारा जो है ये यूनिट के तौर पे काम करता है। और जब ये यूनिट के तौर पे काम करता है तो ये दो फॉर्म में होगा। ये एडजेक्टिव भी हो सकता है हमारे सेंटेंस में, और ये हमारे सेंटेंस में नाउन भी हो सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। जब ये नाउन होगा तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, जैसे आप लिखे 100, हंड्रेड्स ऑफ, इधर आप जो भी नाउन लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा हंड्रेड्स ऑफ पेंसिल्स, हंड्रेड्स ऑफ पेंसिल्स। ये ऑफ आपका हो गया प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद आता है नाउन या प्रोनाउन अपने ऑब्जेक्टिव केस में। प्रेपोजिशन से पहले नाउन या प्रोनाउन आता है अपने सब्जेक्टिव केस में। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है, यानी हंड्रेड्स ऑफ पेंसिल। अब यहीं पे मैंने लिखा अ 100 रुपी नोट, 100 रुपी नोट। अब यहां पर नोट मेरा क्या हो गया, नाउन हो गया, और 100 मेरा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। पहली बात ये तो अ किसके लिए है, ये अ है नोट के लिए, और 100 और रुपी ये दोनों मेरा एडजेक्टिव के तौर पे है। तो जब भी आप यूनिट की बात करेंगे, यूनिट एडजेक्टिव भी होता है, नाउन भी होगा। जब ये एडजेक्टिव होगा, ये किसी ना किसी दूसरे नाउन को क्वालिफाई करेगा, ये अपने सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। और जब ये नाउन हो जाएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन अगर ये हो गया तो 100 का जो वैल्यू है वो मोर देन 1 होता है, और मोर देन 1 होता है तो नंबर के अकॉर्डिंग ये प्लुरल, इसीलिए यहां पे हंड्रेड्स। और यहां पर आपने सिर्फ और सिर्फ 100 लिखा, वो इसीलिए क्योंकि ये 100 एडजेक्टिव, और आपके पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन और वर्ब ही ऐसे हैं जिसका कि सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म होता है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब के अलावा आपने कभी भी किसी एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, प्रेपोजिशन का प्लुरल वगैरह नहीं बनाया होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां द स्कूल इज विद इन 100 yards, 100 yards बोलेंगे अगर ये यहां पे नाउन है तो हंड्रेड्स ऑफ यार्ड्स ऐसे बोलिए, या विद इन 100 yard, विद इन 100 yard बोलना पड़ेगा ये आपको, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। आगे आप नाउन का इस्तेमाल करेंगे, यहां पे आर्टिकल चाहिए, यार्ड्स का यार्ड करेंगे, 100 यार्ड ऐसे बोलना पड़ेगा। फ्रॉम द चर्च, करेक्ट ऑप्शन है आपका बी फॉर बॉम्बे। तो ये आपका एडजेक्टिव और नाउन दोनों फॉर्मेट पे यूज किया जा सकता है। ऑप्शन बी आपका आंसर है, ध्यान आप रखेंगे। विकास कुमार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, है ना। सर जी एक बार फिर से बता दीजिए। भाई हमने ये बताया, इधर आओ जाओ, एकदम अच्छे से बता देता हूं, देखो ध्यान से। हमारे यूनिट होते हैं, नाउन में ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, यूनिट। अब यूनिट जो है ना, ये एडजेक्टिव के तौर पे भी काम करता है, और ये हमारे नाउन के तौर पे भी काम करता है ना, ध्यान आपको रखना है। अब जब ये एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा तो ये किसी ना किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा। अब देखिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला 100 या हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और एक हमने बोला यहां पे 500 या 500 स्टूडेंट्स। ये दोनों स्ट्रक्चर आप अच्छे से देखिए। यहां पर आपका लगा हुआ है ऑफ, और ये ऑफ है आपका प्रेपोजिशन। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन से पहले सब्जेक्ट, ये होता है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ये बनता कौन है, तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आपका बनेगा या तो नाउन या प्रोनाउन, या तो नाउन या प्रोनाउन। क्लियर। और नाउन, प्रोनाउन या वर्ब, आपके पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन या वर्ब, ये 3 ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होंगे। मैंगो, मैंगोज, आई वी,
है ना, इज, आर। तो नाउन या प्रोनाउन का या वर्ब का सिंगुलर और प्लुरल होता है, इसके अलावा और किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का सिंगुलर या प्लुरल नहीं होता है। तो जैसे ही ये प्रेपोजिशन आया, इसने हमें बता दिया प्रेपोजिशन के पहले सब्जेक्ट, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन बनेगा। अब अगर ये मेरा 100 नाउन बना है तो इस 100 का वैल्यू कितना है, 100 यानी 100, और 100 बोलने का मतलब मोर देन 1, यानी ये होना चाहिए प्लुरल। तो जब ये नाउन के तौर पे है तो प्लुरल सेंस में ही इस्तेमाल होगा, हंड्रेड्स ना कि 100। लेकिन यहां पे 500 स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहां पर मेरा नाउन है, बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं, और जो नाउन को क्वालिफाई करेगा उसे आप एजेक्टिव कहने का काम करेंगे, और एजेक्टिव अपने ओरिजिनल फॉर्म में एजेक्टिव का कभी प्लुरल बनता नहीं है, इसीलिए आप यहां पे 500 स्टूडेंट्स करेंगे, ना कि 500 करेंगे। क्लियर है मामला, समझ गए होंगे आप। वही हमने बोला, तो विद इन 100 यार्ड्स का कोई मतलब नहीं है ना। अब आपको यहां पर लिखना पड़ेगा विद इन 100 यार्ड्स, ये करेंगे, या हंड्रेड्स ऑफ यार्ड्स करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो यहां पे कोई नंबर चाहिए ही चाहिए, जैसे 500 रुपीज 100 है ना। करेक्ट ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। समझ गए होंगे, फिर भी डाउट रहा होगा सवाल कर लीजिएगा। नंबर 2, हिज फादर डाइड ऑफ कॉलरा बट हिज मदर ऑल्सो द वेरी वीक इज आउट ऑफ डेंजर। हिज फादर डाइड ऑफ कॉलरा। अब देखिए, DIE डाई, डाई का मीनिंग होता है पास अवे। डाई के साथ अलग अलग प्रेपोजिशन आता है, एक होता है डाई ऑफ, एक होता है डाई फ्रॉम, एक होता है डाई फोर, एक होता है डाई विद, और एक होता है डाई इन। यानी डाई के साथ इतने सारे प्रेपोजिशंस आते हैं। अगर डाई ऑफ की बात कर रहे तो ये होता है डिजीज, है ना, यानी किसी बीमारी के कारण, ही डाइड ऑफ कैंसर, बीमारी से मरा। डाइड फ्रॉम स्टारवेशन मान लीजिए, यानी भूखमरी से मर रहे, बीमारी नहीं है, कोई और कारण है। ही डाइड फ्रॉम स्टारवेशन यानी भूखमरी से मर गया। ही डाइड फ्रॉम थर्स्ट, प्यास से मर गया। डाइड फॉर किसी चीज के लिए, मान लीजिए हमारे सोल्जर हमारे देश के लिए अपना बलिदान दे देते हैं, आर सोल्जर्स डाइड फॉर आर कंट्री। डाइड विद, अगर किसी के साथ किसी की मौत हो जाती है, यानी किसी इंसान के साथ, ही डाइड विद हिज गर्लफ्रेंड। और डाई इन, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, है ना, तो ही डाइड इन एक्सीडेंट। तो इतने तरीके से डाई के साथ आप प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। पहली बात ये एक बीमारी है, और यहां पर ऑफ का इस्तेमाल है, तो बिल्कुल करेक्ट है मामला। हिज फादर डाइड ऑफ कॉलरा बट हिज मदर, लेकिन उसकी मां, बट हिज मदर ऑल्सो। अब आपको मालूम है नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल होता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये पेयरिंग कंजंक्शन है, ऐसे ये इस्तेमाल होता है। तो यहां पर ये जो आप ऑल्सो का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट ऑल्सो, तो यहां पे नॉट ओनली कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो हिज फादर डाइड ऑफ कॉलरा बट हिज मदर द वेरी वीक इज आउट ऑफ डेंजर। अब यहां पर आपका क्या होगा, तो यहां पर नॉट ओनली नहीं है तो बट ऑल्सो का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट हिज मदर टू, इस ऑल्सो को हटाएंगे और यहां पे TOO का इस्तेमाल करेंगे। और टू पेयर के साथ नहीं आता है, और बट ऑल्सो अगर लगाएंगे तो फिर आगे नॉट ओनली लगाना पड़ेगा। तो यहां पे बट टू के साथ जाया जा सकता है। करेक्ट ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, ये आप ध्यान में जरूर रखेंगे। क्लियर है मामला, कोई डाउट हो सवाल करने का। चलिए नंबर 3 में आइए। यहां पर सवाल क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। देयर आर 60 मिनट्स डैश 60 सेकेंड्स डैश अ मिनट। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ऐसा यहां बोला गया। तो देयर आर 60 मिनट्स 60 सेकेंड्स इन अ मिनट, इन अ मिनट, ये आप जरूर समझ रहे होंगे। मैं एक बार ऐप वालों का कमेंट देख लूं, बहुत दिनों देर के बाद मुझे दिखाई देगा। 18 नंबर का टेस्ट ऑनलाइन नहीं होता है? बिल्कुल होता है, किसने बोला नहीं होता है? हाँ, यूट्यूब पे भी लाइव है बंधु, यूट्यूब पे भी लाइव है और ऐप पे भी लाइव है ना, ध्यान रखना है आपको। यूट्यूब ऐप दोनों जगह लाइव है और लाइव होना भी चाहिए, तभी तो मजा आएगा। चलिए आ जाइए आप लोग यहां पे। देयर आर 60 सेकेंड्स इन अ मिनट। नंबर 4 में है इट इज डैश वेरी पॉपुलर डांसिंग रूम। अब यहां पर देखिए क्या लगा हुआ है, इट इज डैश वेरी पॉपुलर डांसिंग रूम। अब देखिए यहां बताता हूं आपको, मैंने बोला सिंपल सेंटेंस दिस इज अ पेन, फिर मैंने बोला
दिस इज एन एक्सपेंसिव पेन, और फिर हमने बोला दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव पेन, है ना। अब बात को समझना है आपको, यहां पर आर्टिकल के बाद नाउन है, आर्टिकल प्लस नाउन, आर्टिकल एजेक्टिव नाउन, यहां पे आर्टिकल फिर एजेक्टिव फिर नाउन, और इससे नीचे बात करेंगे तो आर्टिकल, आर्टिकल के बाद एडवर्ब वेरी, एडवर्ब के बाद एजेक्टिव और एजेक्टिव के बाद नाउन। अब यहां सवाल आया, आर्टिकल क्वालिफाई करता है नाउन को, है ना, फिर आर्टिकल एजेक्टिव, एजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन को, फिर यहां पे आर्टिकल, फिर यहां पे एडवर्ब, एडवर्ब क्वालिफाई करेगा एजेक्टिव को, एजेक्टिव क्वालिफाई करेगा नाउन को। वही बोला गया यहां पर क्या, तो भैया ये वेरी आपका हो गया एडवर्ब, पॉपुलर आपका हो गया एजेक्टिव, डांसिंग भी आपका एजेक्टिव, और रूम आपका क्या, नाउन, और रूम अपने क्या है सिंगुलर फॉर्म में। तो इस सिंगुलर फॉर्म के लिए यहां पे आर्टिकल या तो ए होना चाहिए या एन होनी चाहिए, और वेरी का साउंड जो है कॉन्सोनेंट है, इसलिए इट इज अ रूम। अगर इस सेंटेंस को ब्रेक करके आप लिखेंगे तो इट इज अ रूम होगा, लेकिन रूम किस टाइप का है, तो इट इज अ वेरी पॉपुलर डांसिंग रूम। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए। फिर मैं आपसे पूछूंगा वेरी से लेके डांसिंग तक ये क्या है, तो आप बोलेंगे वेरी पॉपुलर डांसिंग, ये आपका है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये यहां पे आपका क्या है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ यहां पे कोई भी वर्ब नहीं है, यानी ये विदाउट वर्ब है। तो विदाउट वर्ब है तो आप इसे फ्रेज कहने का काम करेंगे। क्या कहने का काम करेंगे, ये हमारा यहां पे फ्रेज है। लेकिन अगर फ्रेज कहने का आप काम कर रहे हैं तो ये कौन सा फ्रेज, तो ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा, जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसे आप एजेक्टिव कहते, इसीलिए बंधु इसे आप एजेक्टिव फ्रेज कहने का काम करेंगे, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। तो यहां वेरी से लेके डांसिंग तक, वेरी पॉपुलर डांसिंग, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या, तो ये एजेक्टिव फ्रेज होगा, ये ध्यान में आप जरूर रखेंगे। किसी को भी डाउट हो सवाल जरूर करना है आपको। आइए यहां नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का मामला है, यानी नरेशन का मामला है। आई डोंट नो द वे, डू यू, ही आस्क्ड। अब ये आपका इंटेरोगेटिव फॉर्म में जा रहा है, और जैसे ये इंटेरोगेटिव फॉर्म में जा रहा है तो अब आप यहां पे क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले ही आस्क्ड यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब आपका है पास्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब आपका चला गया है किस टेंस में, पास्ट में। अब यहां पर देखेंगे डोंट यानी डू नॉट, तो ये आपका है रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच आपका है प्रेजेंट में। और जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप लाएंगे तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा, फिर बीच में यहां पे आप कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, फिर आपका ये रिपोर्टेड स्पीच होगा, और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस से चेंज करेंगे तो ये आपका चला जाएगा पास्ट के टेंस में, बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में, रिपोर्टेड स्पीच है प्रेजेंट में, कन्वर्ट होगा जाएगा पास्ट में। आइए यहां, ही सेड दैट ही डिडंट नो द वे एंड डिड आई नो इट। अब देखिए यहां पर आप डिड लगा रहे हैं, सेंटेंस सिंपल में जाएगा, अगर इंटेरोगेटिव है यानी सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में। बी, ही टोल्ड, मैंने कई बार आपको बताया है कि बंधु ऐसा है कि आपका जो सेड है, ये सेड आपका विद ऑब्जेक्ट भी आएगा, और ये सेड आपका विदाउट ऑब्जेक्ट भी आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहां पे लिख सकते हैं, ही सेड टू मी, आ गया ऑब्जेक्ट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ही सेड यानी विदाउट ऑब्जेक्ट। दोनों कंडीशन में ये आपका सही है। लेकिन अगर आप यहीं पे बात करें तो ही टोल्ड, टोल्ड के बारे में अगर आप बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, टोल्ड जब भी आएगा विद ऑब्जेक्ट ही आना है। दूसरी बात, जब भी विद ऑब्जेक्ट आएगा तो इसके साथ प्रेपोजिशन नहीं होना चाहिए, ये विदाउट प्रेपोजिशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने ही सेड टू मी लिखा है, लेकिन अगर इसी को चेंज करना पड़े तो मैं डायरेक्ट ही टोल्ड मी लिखूंगा और यही सही माना जाएगा। अगर आप यहां ऐसे लिख रहे ही
सेड मी, तो ये आपका ग्रामेटिकल गलत है, क्योंकि सेड जब भी ऑब्जेक्ट लेगा प्रेपोजिशन टू चाहिए। और अगर आप यहां पे इसको ऐसे लिख रहे ही टोल्ड टू मी, तो ये भी गलत है आपका, बिकॉज टोल्ड अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा। दूसरी बात, अगर आप सिर्फ ही टोल्ड लिख रहे और टोल्ड के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तब भी ये गलत होगा। इन सारी बातों को ध्यान में आपको रखना है। आगे आ जाइए, आगे क्या मामला, तो ये आपका हुआ नहीं और ही टोल्ड के साथ ऑब्जेक्ट नहीं, तो ये भी नहीं। सी में बात करें, ही सेड दैट, अब आई को ही के अकॉर्डिंग, ही डिडंट नो द वे एंड आस्क्ड मी, ठीक है। अब यहां पे इंटेरोगेटिव में इफ लगा दिया, यहां पर यू है ना, मी को एज्यूम करके आपने इसको आई किया, और डू तो आई डिड आप किए। करेक्ट ऑप्शन सी फॉर कैनेडा, ये जरूर आप ध्यान में रखेंगे। द क्यों नहीं होगा, कहां पे द क्यों नहीं होगा, किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप कुमार अविनाश जी? नेक्स्ट नंबर 6 में आइए, ये भी आपका नरेशन है। द मैनेजर सेड वेल व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अब यहां पर भी सेड का मामला, यानी रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट में, रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव में, और इंटेरोगेटिव में आपका लगा हुआ है व्हाट, यानी WH वर्ड। कैन मॉडल है और ये पास्ट में, तो कैन का कुड करोगे। आइए यहां, द मैनेजर आस्क्ड व्हाट, ठीक है मामला। अब ये आई मेरा है फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, यानी कि मैनेजर के अकॉर्डिंग ही, कैन को पास्ट के अकॉर्डिंग कुड किया, डू का डू, फोर का फोर। अब यू आपका है सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट यहां पे कुछ है नहीं, मान लो आपने हिम को मान के यहां पे हिम किया होगा। क्लियर? आगे है, द मैनेजर वॉन्डर्ड व्हाट ही कुड डू फॉर हिम। वॉन्डर का यहां पर कोई सेंस नहीं बन रहा है, वॉन्डर का मतलब सरप्राइज फील करना, यहां पे कोई भी सेंस आपका है नहीं, तो बी ऑप्शन होगा नहीं। और सी में, द मैनेजर वांटेड टू नो व्हाट ही कुड डू फॉर हिम। अब देखिए, ये आपका ये भी सही और आपका सी भी सही। ऐसा कैसे होता है, ध्यान से देखो। जब भी आप रिपोर्टिंग वर्ब लिखते हैं और इन्वर्टेड कामाज के बाद आपका रिपोर्टेड स्पीच भी लिखा जाता है, और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है ये इंटेरोगेटिव फॉर्म में जाएगा। किस फॉर्म में जाएगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जाता है। तो बंधु ऐसा है कि इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में ये जैसे ही जाएगा, तो आप यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब में या तो आस्क्ड का इस्तेमाल करते हैं, या फिर इंक्वायर्ड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, या तो आप वांटेड टू नो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? और वांटेड टू नो ऑब्जेक्ट होता है, अगर वांटेड टू नो के साथ ऑब्जेक्ट चाहिए तो वांटेड टू नो, फिर यहां पे इसके साथ आप प्रेपोजिशन फ्रॉम लगाते हैं, और फिर यहां पे आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और मामला आपका फिट होता है। ही वांटेड टू नो, है ना। तो यहां पर द मैनेजर वांटेड टू नो, द मैनेजर आस्क्ड, ये भी ठीक है। व्हाट इधर भी, ही कुड डू, फोर, और हिम का हिम, इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी फोर दिल्ली होना चाहिए। ध्यान आप रखेंगे। आगे आ जाओ, नंबर 7 है आपका एक्टिव से पैसिव का मामला। एक्टिव से पैसिव, द बोर्ड सेलेक्ट्स द मैनेजर, ये आपका है V5। अगर आप वर्ब के फिफ्थ फॉर्म की बात कर रहे, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल एक्टिव में किया गया है, पैसिव में बात करेंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इज एम आर वर्ब का थर्ड फॉर्म। द बोर्ड सेलेक्ट्स द मेंबर्स शैल बी, भाई साहब शैल बी कब आता है? जब फ्यूचर का मामला हो। एक्टिव से पैसिव का कॉन्सेप्ट यह है कि जिस टेंस में एक्टिव होगा उसी टेंस में आप पैसिव का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस के जिस टाइप में एक्टिव है उसी टाइप में आपका पैसिव होना चाहिए। द मेंबर्स आर सेलेक्टेड बाय द बोर्ड, करेक्ट ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। द मेंबर्स आर बीइंग का इस्तेमाल तब होता है जब हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में गए हैं, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस या पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। तो यहां पर आपका आईएनजी दिख नहीं रहा, तो सी भी नहीं, ए भी नहीं, करेक्ट ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। काजल मिश्रा जी क्या कह रही हैं? सर टेस्ट सीरीज लेना है पर इसमें तो 20 सेट्स कंप्लीट हो गया है, तो न्यू वाला कब से स्टार्ट होगा? न्यू वाला आपका कल से स्टार्ट रहेगा, वो आप वहां पे देख लेंगे, परचेज कर लेंगे, मिल जाएगा आपको। आइए रूपा कुमारी, आपको आपका कौन सा बैच लें सर?
किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? टीआरई 4 की कर रहे हैं, है ना? ग्रामर भी आपका गायब है, वोकैब भी अगर सही नहीं है, कॉम्प्रिहेंसर भी नहीं है, इस तरीके से आप बताइए, तब मैं आपको बता पाऊंगा कि आपको कौन सा बैच लेना चाहिए। ऐसा लिखो ही मत किसी को लिखकर मिटाना पड़े। किसको बोल रहे भाई साहब आप? हैं? आइए बताइए। धाकर वाला, हाँ ले लीजिए धाकर बैच, धाकर वाला बैच, मतलब धाकर बैच वो लिटरेचर का बैच है आपका। रूपा ले सकते हैं आप। आइए नंबर 8। नंबर 8 में बोला गया आर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। अब यहां पर लिखा हुआ है हैड बीन कंप्लीटेड। अब देखिए स्ट्रक्चर एक्टिव से पैसिव का। अब यहां पे आपका लिखा हुआ है हैव, हैज है और आपका हेड है। हैव हैज हैड, फिर आप यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं बीन, और फिर आपका यहां पे आ रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये आपका हो जाता है परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। अब इसके जब एक्टिव में आप आओगे तो या तो हैव दिखेगा, या हैज दिखेगा, या हेड दिखेगा, और फिर यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आपके पास होना चाहिए। तो आर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, तो वी कंप्लीटेड, अगर वी कंप्लीटेड बोलेंगे तब तो ये V2 हो गया, और इसके पास्ट में आपको दिखता है वॉज वर भी थर्ड, वॉज वर भी थर्ड, तो ये आपका होगा नहीं। बी में वी हैव कंप्लीटेड, भाई साहब पास्ट के परफेक्ट में है, तो इसको प्रेजेंट के परफेक्ट में आप कैसे लाएंगे? ये भी नहीं होगा। और सी में वी हैड कंप्लीटेड आर टास्क बिफोर सनसेट, करेक्ट ऑप्शन सी फॉर कैनेडा। कई बार बता चुका हूं, जब भी एक्टिव से पैसिव को आप चेंज करेंगे उसमें आपको ध्यान ये रखना है जिस टेंस में एक्टिव है उसी टेंस में आपका पैसिव होगा, है ना? सेंटेंस के जिस टाइप में एक्टिव है उसी टाइप में पैसिव होना चाहिए। अगर अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, इंटेरोगेटिव तो इंटेरोगेटिव। अगर टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट एक्टिव है तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट का ही पैसिव होना चाहिए, वहां पास्ट के इंडेफिनिट का नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना है। वांटेड टू नो क्यों लगा सर? मैंने बोला जब भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव फॉर्म में होगा बंधु, तो आस्क्ड का इस्तेमाल तो होता ही है, बचपन से आपने सीखा ही है। इंक्वायर्ड भी होगा और वांटेड टू नो भी होगा, और अगर वांटेड टू नो के साथ फ्रॉम लगा हुआ है तो वांटेड टू नो फ्रॉम, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। बाद वहां की बात जो होती है इफ या वेदर या कंजंक्शन के प्लेस पे WH वर्ड का इस्तेमाल कीजिए, वो सब आपका होगा, है ना? चलिए सर हम TRE 4 के नए स्टूडेंट हैं, आपका न्यू बैच लें या सेशन 2 वाला लें या धाकर बैच लें, कुछ समझ नहीं आ रहा। नया वाला बैच लीजिए जो आपको 3 दिसंबर को स्टार्ट हुआ है, वो बैच लीजिए आप, बहुत मजा आएगा। मॉर्निंग में चलता है 9 बजे से। 8 में इंस्ट्रक्शन में एक्टिव लिखना चाहिए। अरे उतना क्या ध्यान देना है भाई साहब, अगर एक्टिव नहीं लिखा हुआ है तो क्या, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो ना। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है भाई। क्या नाम है? गोपाल यादव जी, है ना? ठीक है चलिए। काजल मैंने आपको बता दिया, कल ही आपको मिल जाएगा ऐप पे। नेक्स्ट 7 हो गया, 8 भी हो गया, 9। अब यहां पर आपका वर्ड है सिनोनिम। सिनोनिम की बात की जा रही है, यानी पर्यायवाची। पर्यायवाची की बात करेंगे इन एडवर्टेंट, इन एडवर्टेंट। अब आइए इस वर्ड को देखते हैं अच्छे तरीके से। इन एडवर्टेंट वर्ड की बात करेंगे तो एक तो आपका इन आ गया, और दूसरा आपका है ADVERTENT, इन एडवर्टेंट। एडवर्टेंट के लास्ट में आपका ENT लगा हुआ है, और आप जानते हैं ये चीज, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, किसी भी वर्ड के लास्ट में ANT हो या ENT हो, उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। अगर ANT के प्लेस पे ANC आ जाए और ENT के प्लेस पे ENC आ जाए तो क्या होता है। अगर ANT ENT है तो वर्ड मेरा होता है एडजेक्टिव, और वहीं पे ENC ANC है तो वर्ड मेरा होता है आपका क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को शॉर्ट में ABN बोला जाता है। जैसे आपने बोला ओबीडियंट एडजेक्टिव, ओबीडियंस नाउन। अब आइए तो इन एडवर्टेंट की बात करेंगे तो इन जनरल किसी भी वर्ड के पहले आता है तो इसका मीनिंग हो जाता है नॉट। और एडवर्टेंट वर्ड का मतलब होता है प्लानिंग के साथ, विद प्लानिंग, विद प्लानिंग। ऐसे ही आपने काम नहीं कर दिया, आप प्लान कर रहे हैं, यह बोला जा रहा है, या इसी को बोलते हैं इंटेंशन, इरादा, है ना? मतलब मोटिव है, यानी सोच विचार के, प्लानिंग करके, थॉटफुल होके, कंसीडर करके, ये यहां पे मीनिंग निकलेगा। तो इनएडवर्टेंट यानी कि नॉट इंटेंशन, यानी कि अनइंटेंशनल, अनजाने में जो चीज हो जाना, अनइंटेंशनल। अब बोलेंगे सर अनइंटेंशनल क्या है, तो इंटेंशन के लास्ट में ION है, तो ये वर्ड मेरा क्या हो जाएगा बंधु? तो ये वर्ड मेरा नाउन होना है।
लेकिन अनइंटेंशनल वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो अन का मीनिंग क्या होता है? अन का मीनिंग होता है नॉट, और इंटेंशनल एल लगा हुआ है, एल किसी भी वर्ड के लास्ट में आए वर्ड आपका होता है एडजेक्टिव। और नॉट इंटेंशनल यानी कि कोई भी काम अनजाने में हो गया, कोई इंटेंशन नहीं, कोई इरादा नहीं, तो अनइंटेंशनल को ही आप बोलते हैं इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट ये आप ध्यान रखेंगे। आइए आप यहां पे देखिए, इग्नोर आया है, इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब होता है जो पढ़ा लिखा नहीं है, इसको आप बोलेंगे अनएजुकेटेड। अनएजुकेटेड। अब यहां पर लगा हुआ है वर्ड व अन, और अन का मीनिंग होता है आपका नॉट, और एजुकेटेड का मतलब होता है पढ़ा लिखा यानी कि लिटरेट। एल आई, यहां पे देखिए लिटरेट लिखा हुआ, LITERAT, लिटरेट पढ़ा लिखा। और यहां पर मैं इसके पहले लगा दूं IL, और IL एक ऐसा प्रीफिक्स है जो किसी भी वर्ड को कर देता है नेगेटिव। जैसे आप बोलते हैं लॉजिक या लॉजिकल, आपने क्या बोला? लॉजिकल, और यहां पे वर्ड आ गया आपका इलॉजिकल, यानी जो चीज लॉजिकल नहीं है, जो चीज लॉजिकल नहीं है। तो यहां पर इलिटरेट जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो इग्नोरेंट है ना, उस सेंस में आप बात करते हैं। अनएक्सपेक्टेड, अन का मीनिंग क्या है? नॉट, और एक्सपेक्ट यानी जिस चीज का होप आप नहीं रख रहे, यानी जिस चीज की उम्मीद आपके अंदर नहीं है। और अनइंटेंशनल, अन का मीनिंग नॉट, और इंटेंशन यानी कि इरादा, एल लग गया तो वर्ड एडजेक्टिव। अनइंटेंशनल अनजाने में हो जाना, जिस चीज के लिए आपने प्लानिंग नहीं किया। करेक्ट ऑप्शन आपका इनएडवर्टेंट का सिनोनिम हो जाएगा CC फॉर कैनेडा। CC फॉर कैनेडा। ठीक है, चलिए। डेलिब्रेट होता है जानबूझ के, है ना। डेलिब्रेट क्या हो जाएगा? जानबूझ के, प्लानिंग के साथ। ये ध्यान रखना है आपको। डेलिब्रेट के लिए वर्ड आ जाएगा एडवर्टेंटली, इंटेंशनल, डेलिब्रेट। क्लियर है ना? ये ध्यान रखना है आपको। आगे आइए, नंबर 10 में आपका सिनोनिम है, यानी पर्यायवाची शब्द की आप बात कर रहे हैं। वर्ड क्या है आपका? फिडेलिटी। फिडेलिटी। अब फिडेलिटी वर्ड के लास्ट में ITY लगा हुआ है। दुनिया का कोई भी वर्ड अगर उसके लास्ट में ITY हो या फिर TY हो तो वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मोरालिटी, डिग्निटी, ह्यूमैनिटी, है ना, परस्पिक्यूटी, ये सारे के सारे, ऑनेस्टी, मॉडेस्टी, ये सारे के सारे वर्ड। अब फिडेलिटी वर्ड में एक रूट वर्ड है FID, फीड। अब आइए इसके बारे में बात करें। FID, फीड। फीड वर्ड का मीनिंग होता है ट्रस्ट या फेथ। फीड का मीनिंग होता है ट्रस्ट या फेथ की बात करेंगे, यानी भरोसा कर रहे हैं आप किसी भी चीज पे। अब इस फीड वर्ड से कितना वर्ड बनेगा ध्यान से आप देखिए। एक वर्ड है आपका कन्फाइड, फिर यहीं से आपका वर्ड बना कॉन्फिडेंट, फिर यहीं से आपका वर्ड बना कॉन्फिडेंस, है ना, कॉन्फिडेंस। फिर यहीं पे आपका वर्ड बनता है CONFIDANT और CONFIDANTE, कॉन्फिडेंट। अब आइए चीजों को समझते हैं। कन्फाइड सब वर्ड में आपका कन वर्ड आया है, CON, इधर भी CON और इधर भी आपका CON। CON वर्ड का मीनिंग होता है आपका कॉन, और कॉन का मीनिंग होता है टुगेदर, यानी साथ साथ। आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक टाइप है कंजंक्शन। कंजंक्शन, तो जंग का मीनिंग होता है जोड़ना, कॉन का मीनिंग होता है टुगेदर। जब दो चीजों को आपस में कनेक्ट किया जाए, दो वर्ड, दो फ्रेज, दो क्लॉज को, कंजंक्शन कहलाएगा। तो कॉन मीन्स क्या हो गया? कॉन का मीनिंग हो गया टुगेदर। और फीड वर्ड अभी आप पढ़े मेरे साथ, यहां पे फीड का मीनिंग है ट्रस्ट। तो जब आपका भरोसा आपके साथ होता है तो आप कन्फाइड, और कन्फाइड अपने आप में है वर्ब, भरोसा करना, और कन्फाइड के साथ प्रेपोजिशन लगता है इन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कॉन्फिडेंट के लास्ट में ENT है तो ये वर्ड आपका हो जाएगा नाउन, यानी कि भरोसा, है ना। और कॉन्फिडेंस ये भी आपका ENC लगा हुआ है तो वर्ड आपका हो जाना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और कॉन्फिडेंट आपका, एक मिनट, कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव होगा ना, कॉन्फिडेंट ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। तो भरोसे के लिए कॉन मीन्स टुगेदर, फीड का मीनिंग ट्रस्ट होना। यहां पर आपको दो वर्ड दिख रहा होगा, कॉन्फिडेंट ANT और कॉन्फिडेंट ANTE। ये दोनों वर्ड हमारे नाउन के तौर पे काम करते हैं। ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। अब ये नाउन के तौर पे काम करेगा तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? तो इस दोनों वर्ड का मीनिंग होता है जो आपका राजदार है, जो किसी भी चीज, इंसान के या किसी भी चीज के सीक्रेट को जानता है। कॉन्फिडेंट वर्ड का मीनिंग हो जाता है ANT वाला,
ये कोई मर्द होगा यानी मेल वर्जन, और ये जो है कॉन्फिडेंट ई लगा हुआ है तो ये है आपके लिए फीमेल वर्जन, है ना। मान लो कोई लेडी किसी के हर एक सीक्रेट को जानती है तो उसे आप कॉन्फिडेंट बोलेंगे। जैसे 2017 में एक बाबा पकड़े गए थे जिनका नाम था गुरमीत राम रहीम, और उनके साथ थी हनीप्रीत, जरूर आपने कहानी सुना होगा। तो नेक्स्ट डे द हिंदू न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा था कि हनीप्रीत इज द कॉन्फिडेंट ऑफ गुरमीत राम रहीम। क्या छपा था? तो आपका ये प्रिंट हुआ था, हनीप्रीत इज द कॉन्फिडेंट, हनीप्रीत इज द कॉन्फिडेंट ऑफ गुरमीत राम रहीम, है ना। अब हनीप्रीत एक लेडी है जो गुरमीत राम रहीम के हर एक चीज को के बारे में जानती है, तो कॉन्फिडेंट ई लग गया, है ना। जो राजदार को जाने, जो आपके राज को जाने। तो फीड वर्ड का मीनिंग होता है ट्रस्ट, और वहीं से आपका कन्फाइड, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, ये मेल ये फीमेल, ये आप ध्यान रखेंगे। इसको बोलते हैं रूट वर्ड का मेथड। इसी मेथड से वोकैब में पढ़ाता हूं आपको। तो यहां पे वर्ड आया फिडेलिटी। अब फिडेलिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? वफाई। एक होता है फिडेल, वफा, इनफिडेल, बेवफा। और फिडेलिटी वर्ड का मीनिंग हो जाएगा फेथफुलनेस, फेथफुलनेस। अब जिंदगी में कभी इस वर्ड को आप भूलोगे नहीं, FID। आइए, तो फेथफुलनेस ये आपका सिनोनिम है, करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। स्ट्रेंथ मतलब मजबूती। अब ये स्ट्रेंथ वर्ड आया कहां से? तो एक वर्ड होता है आपका STRONG, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग आपका एडजेक्टिव है। स्ट्रेंथ के लास्ट में TH लगा हुआ है, TH किसी भी वर्ड के लास्ट में होगा, वर्ड आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और इसके लास्ट में अगर EN लगा देंगे तो वह आपका वर्ड आपका वर्ब हो जाएगा। स्ट्रेंथेन, STRENGTHEN, स्ट्रेंथेन, EN लग गया। और EN किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आपको दिखे तो वो होता है आपका वर्ब। जैसे वीक से बना आपका वीकेंड, स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथेन, है ना, वाइड से वाइडेन, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। और यहां पर एक वर्ड आया है रिसोर्सफुलनेस। रिसोर्स किसी भी चीज का साधन, संसाधन। रिसोर्सफुल होता है एडजेक्टिव, और यहां पर वर्ड के लास्ट में क्या है? NESS। और दुनिया का कोई भी वर्ड अगर उसके लास्ट में NESS आ जाए तो वो वर्ड भी हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फिडेलिटी का सिनोनिम आपका हो जाना है फेथफुलनेस, यानी जो चीज भरोसा के लायक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। सर इंग्लिश और लिटरेचर का बैच नहीं मिलेगा? 80 मार्क्स वाला आपका ही बैच, सिर्फ कॉमन पेपर छोड़ के 68 के लिए सब मिलेगा वहां। उसमें उस बैच में ग्रामर, वोकैब, लिटरेचर, कॉम्प्रिहेंशन सब पढ़ाएंगे, है ना। ध्यान रखना है आपको। एक मिनट रुक जाइए, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 में। ऑफलाइन वालों को ये बैच नहीं मिलेगा, ये ऑनलाइन अलग से बैच है। ऑफलाइन वालों को वोकैब पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। इस बैच में वोकैब नेक्स्ट लेवल तक पढ़ाया जाएगा। आइए, यहां एंटोनिम है आपका फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट वर्ड की अगर बात करेंगे, LENT लगा हुआ है तो वर्ड आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। और यहां पर एक वर्ड आया है फ्रॉड। अब फ्रॉड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? FRAUD। फ्रॉड का मतलब क्या हो जाएगा? डिशिट, DECIT, डिशिट, या फिर चीट करना, धोखा देना। यहीं पे आपका वर्ड आएगा अनस्क्रूपुलस, अनस्क्रूपुलस। इसी के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है डिजऑनेस्ट, यानी जो बेईमान है, उस सेंस में। अब आइए हर एक वर्ड को समझा देता हूं। फ्रॉड करना, डिसीट मतलब चीट। अनस्क्रूपुलस वर्ड की बात करेंगे तो अन का मीनिंग होता है आपका नॉट, और स्क्रूपुलस वर्ड जो है इसका मीनिंग होता है आपको ऑनेस्ट, यानी नॉट ऑनेस्ट, यानी जो ईमानदार नहीं है, बेईमान है। यहां पर भी आपका वर्ड आया है डिस, और डिस किसी भी वर्ड के पहले आए उसका मीनिंग होता है नेगेटिव। क्वालिफाई, डिसक्वालीफाई यानी क्वालिफाई नहीं किया। ऑनेस्ट मींस क्या? ईमानदार। डिसऑनेस्ट यानी ईमानदार नहीं है, यानी फ्रॉडुलेंट है, फ्रॉड है ना, उस सेंस में आप बात करेंगे। अब यहां पर देखिए कैंडिड वर्ड है। कैंडिड का मतलब होता है जब कोई भी चीज क्लियर है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, कैंडिड बोलिए। इसी को आप बोलते हैं विविड। जैसे आपसे पूछूंगा एक्सप्लेनेशन कैसा है, आप बोलेंगे विविड एक्सप्लेनेशन, यानी बात बिल्कुल समझ में आ रही है। उसी को हम बोलते हैं लूसिड, यानी सही से जो चीज दिखाई दे उसी को बोला जाता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, है ना। इसी के लिए वर्ड आता है एविडेंट, EVIDENT, और यहीं से इसका नाउन भी तैयार हो जाता है एविडेंस, जिसको आप सबूत कहते हैं। और यहां पर एक वर्ड और आता है इसी के लिए, एपेरेंट। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है स्पष्ट रूप से। कैंडिड हो गया
जेन्युइन का मतलब क्या होता है? आप जैसे हैं आप वैसे ही रहें। जेन्युइन सॉलिड, जो अंदर है वही बाहर है, उसी को ईमानदार कहेंगे। तो जेन्युइन का मतलब हो जाएगा सॉलिड होना। जेन्युइन आपका हो गया ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना। इस बात का ध्यान रखना है ना। जेन्युइन, सॉलिड, ऑनेस्ट, ईमानदार। या स्क्रूपुलस, SCRUPULOUS। यहां पर आपने लिखा है अनस्क्रूपुलस, अन का मीनिंग नॉट, स्क्रूपुलस ऑनेस्ट, नॉट ऑनेस्ट। लेकिन यहां पे जेन्युइन यानी वो ईमानदार है, सॉलिड है, जैसा है वैसा ही दिखता है, बनावटी नहीं है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब होता है जिस चीज को बोलते हैं आउट स्पोकन, सीधी बात करना। आउट स्पोकन यानी कि सीधी बात करेंगे, इसको आप डायरेक्ट बोलते हैं। या इसी को बोलेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी घुमा फिरा के बात करना ही नहीं है। तो फ्रॉडुलेंट वर्ड का एंटोनिम चाहिए तो वो हमारा जेन्युइन होगा, है ना। जेन्युइन। फ्रॉड कौन होगा? जो जैसा है वैसा दिखता नहीं है। और जेन्युइन क्या होगा? जैसा है वैसा ही दिख रहा है, उस सेंस में बात करेंगे। क्लियर है मामला? स्ट्रेट फॉरवर्ड टेल्स ऑनेस्टली। स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी बात करता है, सीधी मतलब गाली भी दे सकता है, सही बात भी बोल सकता है, दोनों कॉन्टेक्स्ट में वो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। नंबर आइए, फ्लैजिटस। फ्लैजिटियस ये वर्ड आपके सामने है और इस वर्ड के लास्ट में देखिए OUS लगा हुआ है। दुनिया का कोई भी वर्ड अगर उसके लास्ट में OUS आएगा, उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। यह आपको ध्यान में रखना है। और फ्लैजिटस वर्ड का मीनिंग होता है क्रिमिनल। फ्लैजिटस वर्ड के अगर मीनिंग की बात करेंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा क्रिमिनल, जो अपराधी है। क्रिमिनल जो एक्यूज्ड है, जो दोषी पाया गया है। इसी के लिए एक वर्ड आता है INDICT। इसको इंडिक्ट नहीं पढ़ेंगे, इसे इंडाइट पढ़ा जाता है। इंडाइट यानी दोषी होना, है ना। और इसी के लिए एक वर्ड आता है कन्विक्ट, CONVICT। कॉन्विक्ट दोषी होना, ध्यान आप रखेंगे। आगे आपका वर्ड आया है इनोसेंट, और इनोसेंट वर्ड का मीनिंग होता है भोला भाला। इसके लिए वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं आप सिंपलटन। सिंपलटन यानी कि साधारण व्यक्ति। यहीं पे आप बात करेंगे, एक वर्ड आता है इसके लिए क्या? गलबल, GULLIBLE, गलबल। यानी इसको आप बोलेंगे भोला भाला, सिंपलटन। एक वर्ड आता है CREDULOUS, क्रैजुलस। इसको पढ़ते हैं क्रैजुलस। और यहां पर एक रूट वर्ड है CRED। आइए मैं इस रूट वर्ड को समझाऊं। CRED, क्रेड। और ये क्रेड अपने आप में रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ट्रस्ट, और ट्रस्ट का मीनिंग होता है भरोसा, है ना। और यहीं से आपका वर्ड बनता है क्रेडिट, CREDIT। आपका क्रेडिट कैसा है? यानी आप पे भरोसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। यहीं से आपका वर्ड बनता है क्रेडिबल। क्रेडिबल। अब IBLE किसी भी वर्ड के लास्ट में होगा, वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका होता है एडजेक्टिव। और क्रेडिबल वर्ड का मीनिंग होता है बिलीवेबल, यानी जिस चीज पे भरोसा किया जा सकता है ना। समथिंग दैट कैन बी बिलीव्ड। ये आपको ध्यान रखना है। क्रेडिबल, बिलीवेबल ये हो जाएगा आपका। क्रेड का मीनिंग ट्रस्ट है। वैपिड वर्ड का मतलब होता है नॉट क्लीन, जो चीज बढ़िया नहीं है, यानी जो चीज डट्टी है, जो चीज डिंजी है, मडी है, कचरा है, क्लीन आपका नहीं है ना। फिल्दी वर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं गंदे के सेंस में। और यहां पर वर्ड आया है इग्नोरेंट। और इग्नोरेंट का मतलब क्या? जो पढ़ा लिखा नहीं है। अभी आपने वर्ड पढ़ा अनएजुकेटेड। अनएजुकेटेड। अब फ्लैजिटस वर्ड का मतलब क्या है? अपराधी है। और इनोसेंट जो है वह दोषी नहीं है, मतलब निर्दोष है। एंटोनिम बोला गया, करेक्ट ऑप्शन A फॉर आगरा आपका आंसर माना जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। स्केप गॉट, स्केप गॉट का मतलब होता है बलि का बकरा। यह आपका ईडियम है। वेरी गुड यादव जी, गोपाल यादव जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस किसी को भी डाउट हो सवाल करना है। वन वर्ड में आ जाइए। वन वर्ड आपसे बोल रहा है बी द एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ। एम्बॉडीमेंट, एम्बॉडीमेंट। एम्बॉडीमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? एम्बॉडीमेंट वर्ड का मतलब हो जाता है यानी किसी भी चीज का आधार आपने प्रकट कर ही दिया। एम्बॉडीमेंट यानी प्रेजेंट कर दिया उस चीज को कि ऐसा ही है, यानी परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, प्रेजेंट, उपस्थित, उसको आपने कर दिया, शो कर दिया, है ना। तो बी द एम्बॉडीमेंट, मॉडल जिसको आप बोलते हैं, एकदम परफेक्ट मॉडल दिया है आपने, नमूना दिया है उस सेंस में। तो बी द एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्ट एग्जाम्पल,
अब किसी भी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं उसको आप क्या कहेंगे? कैरेक्टराइज। अब आईसी लगा हुआ है तो ये वर्ड आपका हो जाएगा वर्ब, और ये बना किससे है? कैरेक्टर से, CHARACTER, कैरेक्टर। कैरेक्टर इज अ नाउन, कैरेक्टराइज इज द वर्ब। यहां पर है आइडॉल। आइडॉल का मतलब क्या होता है? इमेज, तस्वीर, मूर्ति पूजा, यहीं से आपका एक वर्ड आता है। आप इसको इमेज बोल सकते हैं, इसे आप पिक्चर बोल सकते हैं, और इसी आइडॉल वर्ड से आपका एक वर्ड बनता है आइडोलेट्री, IDOLATRY। अब यहां इसमें एक वर्ड है लैट्री, जो कि आपका ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, LATRY, लैट्री, और इस वर्ड का मीनिंग होता है रिस्पेक्ट। इस वर्ड का मीनिंग होता है आपका रिस्पेक्ट या वर्शिप, पूजा करना, है ना। तो आइडोलेट्री, आइडोल का मतलब होता है इमेज, जिसको आप स्टेचू कहते हैं, मूर्ति कहते हैं, यानी मूर्ति पूजा। लेट्री का मतलब रिस्पेक्ट, जहां पे मूर्ति पूजा हो। या यहीं पे एग्जाम में कई बार ऐसा पूछा जाता है हेलियोलेट्री, HELIOLATRY, हेलियोलेट्री। हेलियो आपके ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है सन, यानी कि सूरज, यानी सूर्य देवता, और लेट्री का मीनिंग होता है वर्शिप, यानी कि पूजा करना, यानी कि सूरज की पूजा करना क्या कहलाएगा? हेलियोलेट्री कहलाएगा। और आइडोलेट्री यानी मूर्ति पूजा करना आइडोलेट्री कहलाएगा। लेट्री वर्ड का मीनिंग होता है वर्शिप, रिगार्ड, एडोर, सम्मान, इबादत करना, पूजना किसी भी चीज को, यह आपको ध्यान में रखना है। रिवरेंस, रिस्पेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रिवरेंस आपका गोपाल जी नाउन होता है, और रिवियर जो है वो आपका वर्ब होता है। यह आपको ध्यान में जरूर रखना है। रिवियर वर्ब, रिवरेंस नाउन, है ना। रेफर वर्ब, रेफरेंस नाउन, यह आप ध्यान में रखेंगे। और पर्सोनिफाई का मतलब होता है क्या? पर्सोनिफिकेशन यहीं से आप पढ़ते हैं, यानी जब किसी चीज को आप एग्जाम्पल के तौर पे प्रस्तुत कर रहे, किसी नॉन लिविंग को आपने क्या बना दिया? ह्यूमन बीइंग बना के प्रस्तुत कर दिया, है ना। और उसी को बोलेंगे परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। द करेक्ट आंसर इज सी, पर्सोनिफाई। ध्यान आपको रखना है। आगे आइए, नंबर 14, अ पर्सन नॉट श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल श्योर नहीं है कि भगवान का एग्जिस्टेंस है या फिर नहीं है। अब आइए यहां पे सिनिक वर्ड आया है, सिनिक। सिनिक किसे बोलेंगे? सिनिक बोलेंगे अ पर्सन who believed that someone is selfish। एक ऐसा इंसान जिसको लगता है कि दूसरा इंसान बहुत ही सेल्फिश है और उस पर वो डाउट करे हमेशा, उसे सिनिक बोलेंगे, संशयवादी बोला जाता है। एग्नोस्टिक वर्ड है, और यहां पे एक रूट वर्ड है GNOS। वर्ड को समझिए, GNOS अपने आप में रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है टू नो, कुछ जानना। टू नो यानी कुछ जानने की कोशिश करना। अब नॉस वर्ड से आपके ढेर सारे वर्ड बनते हैं। एक वर्ड तो आपने सुना है प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस। एक वर्ड आपने सुना होगा डायग्नोसिस। एक आपका वर्ड होता है प्रोग्नोस्टिकेट, प्रोग्नोस्टिकेट, ध्यान आप रखेंगे। अब देखिए, प्रो वर्ड का मीनिंग होता है बिफोर, यानी कि एडवांस में, और नोस का मतलब होता है जानना, GNOS, नोस मीन्स जानना, प्रोग्नोसिस। डाई का मीनिंग क्या होता है? डाई मीन्स होता है वैसे तो टू, और नॉस का मीनिंग जानना। दो लोग जब आपस में बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करने के बाद कोई जानकारी हाथ लगी, डायग्नोसिस। प्रो का मतलब बिफोर हो गया, ये आप जान गए। और प्रोग्नोस्टिकेट लगा हुआ है ATE। ATE किसी भी वर्ड के लास्ट में हो वो आपका वर्ब होता है, और नोस का मीनिंग जानना है। तो पहले से अगर किसी भी चीज को जान के उसके बारे में बोलने का काम कर रहे, उसी को प्रोग्नोस्टिकेट यानी भविष्यवाणी करना, इसी को हम बोलते हैं प्रिडिक्ट करना, PREDICT। और प्रिडिक्ट वर्ड का मीनिंग होता है, प्री मीन्स होता है बिफोर, और डिक्ट का मीनिंग होता है स्पीक, यानी जब आप पहले कोई भी घटना घटे उससे पहले उस चीज के बारे में बोल दे, उसी को प्रिडिक्ट कहेंगे। तो प्रोग्नोसिस यानी पहले जान लेना। जब पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचेगा, ट्रीटमेंट चल नहीं रहा है, डॉक्टर साहब पूछ रहे भैया क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, वो प्रोग्नोसिस है। और बातचीत करने के बाद डॉक्टर और पेशेंट के बीच में डाई का मीनिंग टू, बीमारी के बारे में जानकारी लगे और वो ट्रीटमेंट चालू होगा, वो आपका डायग्नोसिस है। तो नॉस वर्ड का मीनिंग होता है टू नो, यानी किसी भी चीज के बारे में जानना। वहीं से वर्ड बना प्रोग्नोसिस, डायग्नोसिस, प्रोग्नोस्टिकेट। यहीं से आपका वर्ड आया है एग्नोस्टिक।
ए का मीनिंग इन जनरल होता है आपका नॉट, और नॉस का मीनिंग होता है जानना। तो ये इंसान ऐसा है जो ये बोल रहा है मुझे नहीं मालूम, मुझे जानकारी नहीं है ना। और जानकारी किस चीज की नहीं है कि मैं किसको मानूं, राम को मानूं, अल्लाह को मानूं, जीसस को मानूं, है ना, किन्हें मानूं किन्हें नहीं मालूम, ये जानकारी मेरे पास नहीं है। यानी मैं भगवान के बारे में सोच नहीं पा रहा हूं, किसकी पूजा की जाए किसकी नहीं की जाए, उस सेंस में बात करेंगे तो वो एग्नोस्टिक कहलाएगा। और यहां पर एक वर्ड है अथिस्ट। अब अथिस्ट वर्ड की बात करेंगे तो यहां पे रूट वर्ड का मामला है, और यहां पर एक वर्ड आता है THEO। थियो वर्ड का मीनिंग होता है गॉड या फिर रिलीजन, और यहीं से आपका वर्ड बनता है, एक वर्ड तो बनता है थिस्ट, THEIST, और एक वर्ड बनता है ATHEIST, थिस्ट और अथिस्ट। तो थिस्ट के लास्ट में भी IST है और अथिस्ट के लास्ट में भी IST है। दुनिया का कोई भी वर्ड अगर उसके लास्ट में IST हो तो उस वर्ड का इस्तेमाल होता है कॉमन नाउन के लिए, और उसका इस्तेमाल करते हैं लिविंग बीइंग यानी कि मानव के लिए। यह आपको ध्यान में जरूर रखना है। और थिस्ट का मतलब होता है बिलीवर, यानी जो भगवान को मानने वाला है, यानी जिसको आप आस्तिक कहते हैं। और ए का मीनिंग होता है नॉट, और थिस्ट का मतलब होता है बिलीवर, यानी नॉट बिलीवर, जो भगवान को नहीं मानता है उसे आप नास्तिक कहेंगे। अब एग्नोस्टिक बोल रहा है भगवान के बारे में मालूम नहीं, अथिस्ट बोल रहा है भगवान को मानता नहीं। हिंदी मीनिंग दोनों का है नास्तिक, और इसीलिए बोलता हूं हिंदी मीनिंग ना रटे। जब हिंदी मीनिंग रटेंगे तो आप फंस जाएंगे। बोलिए कैसे? एग्नोस्टिक भी नास्तिक है और अथिस्ट भी नास्तिक है, लेकिन दोनों के नास्तिकता में डिफरेंस है। एग्नोस्टिक ये बोल रहा है कि मुझे नहीं मालूम है कि मैं किसको मानूं, राम को या अल्लाह को, मालूम नहीं है, किसी से मुलाकात हमारी नहीं हुई, इसीलिए रिस्पेक्ट करूंगा तो दोनों की करूंगा, और अगर नहीं करना है तो फिर किसी की नहीं करना है। तो एग्नोस्टिक इंसान जो होता है ये आपका होता है पॉजिटिव, और जो आप बोलते हैं ना सबसे बड़ा नास्तिक ही सबसे बड़ा आस्तिक होता है, वह है आपका एग्नोस्टिक। अथिस्ट जो है ये डायरेक्ट बोलता है कि भगवान है ही नहीं, हम ही भगवान हैं। तो ये नेगेटिव एटीट्यूड हुआ, इसलिए अथिस्ट आपका होता है नेगेटिव वर्ड। सवाल क्या था? अ पर्सन नॉट श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो श्योर नहीं है कि किस भगवान को माना जाए, तो वो है आपका एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक ये आप ध्यान में रखेंगे। और बहुत सारे बच्चे यहां पे अथिस्ट, क्योंकि वो रट्टा मारते हैं, अथिस्ट तब होगा अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ये आपको ध्यान में रखना है। जो भगवान में बिलीव ही नहीं करता, जिसका ये मानना है भगवान है ही नहीं, है ना, ध्यान रखेंगे आप। चलिए आईफोन प्रो भी होता है भाई, पेशन प्रो, हाँ हाँ। 15 में आ जाइए बंधु हमारे। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, ये ईडियम है। अ स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब ये है कि आप फालतू बात को सोच के परेशान हो रहे हैं, यानी टू बी वरीड, टू बी वरीड इन अ ट्रिवियल मैटर, इन अ ट्रिवियल मैटर। और ट्रिवियल वर्ड का मतलब होता है यूजलेस, यूजलेस यानी बेकार में। क्या होगा? बेकार में। वायलेंट क्वेरल, वायलेंट का मतलब होता है हिंसक, और वायलेंट के लिए एक वर्ड आता है ब्रूटल, BRUTL, ब्रिटल यानी हिंसा। एक वर्ड है आपका ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है जब किसी भी चीज को आसानी से तोड़ा जाए, यानी समथिंग दैट कैन बी ब्रोकन इजिली, दैट कैन बी ब्रोकन इजिली, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात, फस अबाउट अ ट्रिफल। फस का मीनिंग होता है हंगामा क्रिएट करना, यानी कि डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस, है ना। और ट्रिफल का मतलब क्या होता है? ट्रिवियल। ट्रिफल का मतलब भी होता है इनसिग्निफिकेंट, यानी जिस चीज का अपना कोई महत्व नहीं है। और इनसिग्निफिकेंट वर्ड का मीनिंग होता है अनइंपॉर्टेंट, IMPORTANT, अनइंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो अन का मीनिंग नॉट, इंपॉर्टेंट जिसका कोई महत्व नहीं है। तो फर्स्ट अबाउट अ ट्रिफल, इस इडियम का मीनिंग हुआ a storm in a teacup means to be worried in trivial matter, to be worried in a useless matter, जिस चीज का अपना कोई महत्व नहीं उस चीज के लिए आप परेशान हो रहे हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, एलिवेशन ऊपर उठना, एलिवेट करना, अपने लेवल को अप करना, लेवल अप होता है अनामिका। आइए इडियम देखिए क्या है। मोहन ऑलवेज कीप हिमसेल्फ टू हिमसेल्फ,
कीप हिमसेल्फ टू हिमसेल्फ का मतलब होता है जो इंसान अपने आप में रहे, अपने आप में, जिसको खुद के साथ रहना अच्छा लगता है, खुद से बात करना अच्छा लगता है, खुद से मोहब्बत करना अच्छा लगता है। कीप हिमसेल्फ टू हिमसेल्फ। इज टू बी जी ऐसा नहीं है। सेल्फिश इंसान उसको बोलेंगे जो स्वार्थी है ना। सेल्फ, जो अपने काम के लिए कुछ भी करे वो सेल्फिश है। यहां पर है इज अनसोशिएबल, अन का मीनिंग होता है नॉट, और सोशेबल जो सामाजिक कामों में इन्वॉल्व नहीं है, जो हमेशा अपने आप में क्या बोलते हैं, अपने आप के बारे में ही सोच रहा है ना, अपने आप से मुलाकात कर रहा है, तो इज अनसोशिएबल हो जाएगा। यह ध्यान आपको रखना है। नंबर 17, इस क्वेश्चन में किसी को अगर डाउट लग रहा हो कि सर सेल्फिश, तो आप कमेंट करके सवाल जरूर कीजिए। नेक्स्ट आइए, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड एस्पर्शन। एस्पर्शन का मतलब सिंगल करेक्ट स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? ASPERSION, एस्पर्शन। एस्पर्शन वर्ड का मीनिंग होता है आपका इंपैक्ट, यानी प्रभाव। वॉलुप्चुअस, VOLUPTUOUS, और वॉलुप्चुअस वर्ड का मतलब क्या होता है? यह इस्तेमाल होता है बॉडी के लिए, शरीर के स्ट्रक्चर के लिए। चबी बॉडी, चबी, चबी समझते होंगे आप लोग, चबी है ना, मतलब क्या? चबी का मतलब हो जाता है थोड़ी सी, मतलब थोड़ा सा किस टाइप का बोलोगे आप? फ्लैसी बॉडी, फ्लैसी, एकदम स्लिम ट्रिम वाला बॉडी नहीं, फ्लैसी बॉडी। और ये लेडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फ्लैसी बॉडी बोलेंगे या चबी बॉडी बोलेंगे, जो खास करके मिड एज में वुमन का बॉडी होता है। यहां पर वर्ड आया है वोग, स्पेलिंग गलत है आपका, करेक्ट स्पेलिंग होना चाहिए VOGUE, वोग। और वोग का मतलब होता है इन फैशन, कोई भी चीज प्रचलन में है उसे आप वोग कहते हैं। और एक यहीं से वर्ड आता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, VAGUE, ये है वेग आपका और वो है वोग आपका। वेग का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, जो स्पष्ट नहीं है। और वोग का मतलब क्या होता है? जो चीज क्या बोलता है, फैशन में है। और इसी वोग से इसका एंटोनिम हो जाता है अनवोग, और अनवोग जैसे ही हुआ तो अन का मीनिंग हो जाता है नॉट, और वोग का मतलब इन फैशन, यानी नॉट इन फैशन, जो चीज प्रचलन में नहीं है। तो इस वर्ड का मीनिंग हो जाता है आउटडेटेड, आउटडेटेड, है ना, ध्यान रखेंगे। इसी के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं आप ओबसोलेट, ओबसोलेट। और इसी के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है एनाक्रोनिस्टिक। देखिए कहां से वर्ड निकलता है, एनाक्रोनिस्टिक। और ये सारा गणित आप सीखते हैं कहां पे? ये सब चीज आप मेरे साथ सीखते हैं मेरे A to Z वोकैब बैच में। इसी तरीके से मैं पढ़ाता हूं और वर्ड का वहां पे अंबार लग जाता है। आइए, करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया, करेक्टली पूछा तो B फॉर बॉम्बे, ध्यान आप रखेंगे। हाँ, वेग वर्ड का मीनिंग होता है एम्बिगुअस, ऑब्सक्योर, कैमोफ्लाज, ढेर सारे वर्ड्स हैं। नाइस फीलिंग सर। चलिए नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा? सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हिंड्रेंस, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस। सबसे पहले ये हिंड्रेंस वर्ड आया कहां से? हिंडर से, HINDER। ये हिंडर वर्ड जो आपका है, हिंडर का मीनिंग क्या होता है? हिंडर का मीनिंग होता है स्टॉप, हिंडर का मीनिंग होता है प्रिवेंट, है ना। हिंडर का मीनिंग आपको होता है प्रिवेंट, बोलिए स्टैम्पीड, STAMPD। हिंडर का मतलब होता है इंपीड, IMPD। हिंडर का मीनिंग होता है ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट, बाधित करना, ये सारे वर्ड्स होते हैं। और हिंडर से आपका नाउन बन गया हिंड्रेंस, HINDRANC, हिंड्रेंस। करेक्ट ऑप्शन A फॉर आगरा। ध्यान आपको ए पे रखना है। लगता है क्लास में पढ़ रहे हैं अभी। आइए नंबर 19 देखिए, ये आपका है प्रेपोजिशनल क्वेश्चंस। व्हाइल गिविंग स्पीच आई वाज ट्रेम्बलिंग डैश, यानी स्पीच के दौरान, स्पीच देने के दौरान क्या हो रहा था? आई वाज ट्रेम्बलिंग डैश फियर, है ना। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है सीवरिंग, SHIVERING, यानी सीवरिंग करना, यानी कांपना। एक मिनट आप रुकेंगे। चलिए, तो ट्रेम्बलिंग का मतलब क्या हो गया? सीवरिंग हो गया, कांपना।
तो व्हाइल गिविंग स्पीच आई वॉज ट्रेवलिंग डैश फियर, ट्रेम्बलिंग विद फियर, ट्रेम्बलिंग विद फियर का मामला होगा, है ना, ध्यान रखना, ट्रेम्बल के साथ विद का इस्तेमाल, और ट्रेम्बल का मतलब शिवरिंग यानी पैर कांपना, तो स्पीच के दौरान मैं कांप रहा था, ट्रेम्बलिंग विद फियर, करेक्ट ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। नंबर 20 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है, ही गॉट डैश बस व्हेन ही रीच्ड, जब वो पहुंचा तो वो बस से क्या होगा, अब देखिए बस यानी कि आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यातायात का साधन है कहीं जाने के लिए, तो आप अगर पहुंच चुके हैं तो बस से नीचे उतरेंगे। हमारे सामने दो फ्रेजल वर्ब है, गेट, गेट ऑन भी होता है और गेट ऑफ भी होता है, डबल एफ। गेट ऑन का मतलब होता है बस में चढ़ना, यानी राइड, यानी आप बस में चढ़ रहे। गेट ऑफ का मतलब होता है बस से नीचे उतरना, और नीचे उतरने के लिए एक वर्ड होता है अलाइट, ALIGST, और एलाइट के साथ हम लगाते हैं प्रेपोजिशन फ्रॉम, एलाइट फ्रॉम यानी बस से नीचे उतरे। और वैसे भी प्रेपोजिशन फ्रॉम का इस्तेमाल होता है सेपरेशन के लिए, यानी कि अलगाव के लिए, ये आपको बंधु ध्यान में जरूर रखना है। तो गेट ऑन, गेट ऑफ, गेट ऑन, गेट ऑफ। और अगर आप बस पे चढ़ रहे हैं तो भैया पहुंच चुके हैं तो बस से नीचे उतरेंगे, तो गेट फ्रॉम नहीं, अलाइट फ्रॉम होता है, गेट ऑफ होता है, अलाइट फ्रॉम होता है। यहां पर गॉट है, गेट विद नहीं, गेट ऑफ सिंगल ऑफ नहीं, डबल एफ वाला होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन हो गया ई फॉर एलिफेंट। यहां पर गेट विद आया है, एक फ्रेजल वर्ब होता है गेट अलोंग विद, और गेट अलोंग विद का मतलब होता है टुगेदर विद, यानी कि साथ साथ। गेट अलोंग विद का मतलब टुगेदर विद यानी कि साथ साथ, करेक्ट ऑप्शन हो गया ई फॉर एलिफेंट। 21 में आइए, आई विल डैश टू माई जॉब अंटिल में, मतलब मुझे अपने जॉब को जो है मई तक कंटिन्यू रखना है। होल्ड ऑन, और होल्ड ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज को पकड़ के रखना, यानी किसी भी चीज को सस्टेन करना, किसी भी चीज को मेंटेन करना, यानी किसी भी चीज को कंटिन्यू रखना, यह आपका कहलाता है होल्ड ऑन। होल्ड अप आपका फ्रेजल वर्ब है, और होल्ड अप का मतलब होता है डिले करना, देरी कर जाना। और डिले करने के लिए एक वर्ड और होता है, पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छा वर्ड है, प्रोक्रास्टिनेट। आप लोग जरूर जानते होंगे प्रोक्रास्टिनेट, है ना, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। गर्म है ना, ठीक। आइए यहां पे, और होल्ड इन का क्या मतलब है, होल्ड इन का मतलब है टू स्टॉप, टू स्टॉप एक्सप्रेसिंग द इमोशन, यानी आपको कोई बोल रहा है अपने इमोशन को कंट्रोल में रखो, यानी आपके इमोशन को बाहर निकलने ही नहीं दे रहा है, उसको हम होल्ड इन बोलते हैं, होल्ड इन। अब यहां पर सवाल क्या है, आई विल डैश टू माई जॉब अंटिल में, तो आई विल होल्ड ऑन, आई विल होल्ड ऑन टू माई जॉब अंटिल में, यानी मैं तक इस जॉब को कंटिन्यू रखना है। आइए यहां पे 22 का मामला, फाइंड द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस। आई मेट अ ब्यूटीफुल यूरोपियन वुमन, यहां पर कामा नहीं होना चाहिए, आई मेट अ ब्यूटीफुल यूरोपियन वुमन, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। आई मेट अ ब्यूटीफुल यूरोपियन वुमन ऐसे नहीं होगा, डायरेक्ट, यहां पर कहीं पे कोई पंक्चुएशन नहीं चाहिए था, आई मेट अ ब्यूटीफुल यूरोपियन वुमन, सिंपल सेंटेंस है, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे आपका आंसर है। 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है आपका, पोएटिक डिवाइस फिगर ऑफ स्पीच। द राइटियस शैल फ्लोरिश एज द पाम ट्री, राइटियस का मतलब होता है ईमानदार होना, ये राइटियस बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसका मीनिंग होता है ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट, या इसी के लिए हमने वर्ड पढ़ाया आज आपको स्क्रूपुलस, SCROPULOUS, स्क्रूपुलस, यानी आप इसको ईमानदार कहते हैं, और OUS किसी भी वर्ड के लास्ट में है, तो इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका होता है क्या बंधु, एडजेक्टिव। द राइटियस शैल फ्लोरिश, फ्लोरिश का मतलब होता है उन्नति करना, यानी तरक्की करना, इसके लिए आप वर्ड लिखेंगे थ्राइव, THRIV, थ्राइव। प्रोसीड, PROCEED, प्रोसीड, थ्राइव बोलिए, इसी को आप बोलते हैं प्रोग्रेस, PROGRESS, प्रोग्रेस या इनोवेट। जितना भी मैं वर्ड लिख रहा हूं इस वर्ड को बार बार आपको पढ़ना है, अगर आप मेरे वोकैब बैच में नहीं हैं तो यहां से काम चलाएंगे, अगर उस बैच में है तो बल्ले बल्ले है।
आइए, फ्लोरिश एज द पाम ट्री, तो जो ईमानदार लोग हैं, पाम ट्री यानी ऊंचा होता है ना, वो जिंदगी में ऊंचाई को छूते हैं अपने काम के दम पे। तो यहां पर ईमानदार लोगों का कंपैरिजन पाम ट्री से हुआ है और उस कंपैरिजन को दिखा रहे हैं आप एज और लाइक से। और जब कभी भी आप कंपैरिजन को शो करेंगे, तो कंपैरिजन को अगर आप शो कर रहे हैं और वहां पर आपका एज या लाइक वर्ड है, तो आप उसको बोलने का काम करोगे बंधु क्या, शिमली। और यहीं पे आपका एक मेटाफर आया, कई बार समझा चुके। अब आपको फिगर ऑफ स्पीच में सिमली और मेटाफर नहीं देंगे, अलग अलग देंगे। बहुत मेटाफर सिमली आपने देख लिया। यहां पर भी आप कंपैरिजन करते हैं, लेकिन इस कंपैरिजन में आपका एज या फिर लाइक वर्ड होता नहीं है, यह आप ध्यान में जरूर रखेंगे, यह नहीं होता। और पर्सोनिफिकेशन अभी आपने देखा, जब किसी नॉन लिविंग को या किसी नॉन ह्यूमन को आप इंसान बना देते हैं, जैसे कि आप नॉन ह्यूमन या किसी नॉन लिविंग को कैसा बना दे, इंसान बना दीजिए, ह्यूमन बना दीजिए, उसी को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अब देखिए, और ये सब आपको कहीं पे मिल सकता है, मूवी के डायलॉग में, किसी राइटर के वर्क में, कहीं पे भी मिलेगा। मैं बताता हूं, 1 मिनट पानी पीने दीजिए। देखिए, आप एक मूवी आई थी बहुत पहले, इंटरटेनमेंट, आप लोगों ने जरूर देखा होगा, अक्षय कुमार की मूवी है। उसमें मिथुन चक्रवर्ती, तमन्ना भाटिया, ये सब हैं। और उसमें एक डॉगी का भी कैरेक्टर, एक डॉग का भी कैरेक्टर है। और उसमें वो जितना भी चीज है, मतलब जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है, वो डॉग के नाम पे ही है। मूवी में एक सीन है कि मिथुन चक्रवर्ती तमन्ना भाटिया के साथ कार से जा रहे हैं, और मिथुन चक्रवर्ती उस मूवी में तमन्ना भाटिया के पिताजी हैं। और तमन्ना से वो क्या कह रहे हैं कि बेटा तुम ना उस कुत्ते से शादी कर लो, जिस डॉग का वहां पे जिक्र किया गया है, मूवी में दिखाया गया है। तमन्ना कहती है कुत्ते से कैसे शादी कर सकते हैं। तो मिथुन चक्रवर्ती का नया नेक्स्ट डायलॉग ये होता है कि बेटा शादी के बाद मर्द भी तो कुत्ता ही हो जाता है, तो तुम कुत्ते से ही शादी कर लो। तो वही चीज है ना, एवरी मैन इज अ डॉग, एवरी मैन इज अ डॉग। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो क्या किया गया, मैन को क्या बना दिया गया, डॉग बना दिया गया, है ना। तो ये नॉन ह्यूमन है, नॉन ह्यूमन, ह्यूमन नहीं है ये, लेकिन इसको ह्यूमन के जैसा ट्रीट करना, या मूवी का ये डायलॉग कि शादी के बाद हर एक मर्द कुत्ता ही हो जाता है, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल होगा। इसीलिए हमने बोला ये किसी वर्क में या किसी मूवी में कहीं पे भी ये डायलॉग वगैरह आपको देखने को मिल सकता है। लड़के लोग बुरा नहीं मानेंगे। आइए यहां 24, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स फॉर देयर फर डैश कॉस्ट कॉन्ट्रोवर्सी। स्लॉटर, स्लॉटर का मतलब क्या होता है, स्लॉटर का मतलब होता है जानवर को मारना या जानवर को मारने वाला। स्लॉटर वर्ड जो है ये आपका नाउन भी है और ये आपका वर्ब भी है। चूंकि आर्टिकल के बाद आया है तो इसको आप नाउन ही मानेंगे। द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स। अब यहां पर प्रेपोजिशन आपका आया है ऑफ, तो प्रेपोजिशन के बाद ये एनिमल्स जो है ये आपका होगा ऑब्जेक्ट, स्लॉटर होगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका है सिंगुलर फॉर्म में, और सिंगुलर फॉर्म में तो यहां वर्ब होना चाहिए आपका सिंगुलर। द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स फॉर देयर फर हैज हैव वर। हैव होता है प्लुरल, वर होता है प्लुरल, और हैज होता है सिंगुलर। तो हैज कॉस्ट कॉन्ट्रोवर्सी, करेक्ट ऑप्शन ए फॉर आगरा। ये आपको ध्यान में देखना है, रखना है। अच्छा आप मॉर्निंग वाले, हाँ वहां पे भी बोला था हमने ये चीज। चलिए नेक्स्ट आइए 25। 25 में आपका क्या है, द स्टूडेंट एज वेल एज हिज टीचर गोइंग ऑन द फील्ड ट्रिप। देखिए यहां पर जो आप एज वेल एज का इस्तेमाल कर रहे, एज वेल एज का मतलब होता है टुगेदर विद, टुगेदर विद या along विद, और इस दोनों में विद लगा हुआ है। विद आपका है प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा उसको आप ऑब्जेक्ट मानेंगे, और प्रेपोजिशन से पहले जो आएगा उसको आप सब्जेक्ट मानेंगे। तो वैसे ही एज लॉन्ग एज के बाद ये हिज टीचर आया है, इसको ऑब्जेक्ट मानना है, स्टूडेंट को सब्जेक्ट मानना है। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका स्टूडेंट हुआ, और वर्ब स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। तो आपका यहां पे वर है, ये तो कभी चलेगा नहीं, प्लुरल है नहीं चलेगा।
हैज के साथ आप गोइंग का इस्तेमाल करेंगे नहीं, वॉच वर इज एम आर आपका लगता है गोइंग, करेक्ट ऑप्शन ए फॉर आगरा, ध्यान आपको जरूर रखना है। आगे आइए बंधु, नेक्स्ट क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है ये, माइकल विल अटेंड द मीटिंग टुमारो। माइकल विल यानी कि फ्यूचर का मामला है और अफर्मेटिव में जा रहा, तो विल का आपने वांट कर दिया और माइकल का आपने ही कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। ये वांट कैसे आया तो ध्यान से देखिए, विल नॉट या आपका शैल नॉट। विल नॉट का होता है वांट और शैल नॉट का होता है सेंट, ये जरूर ध्यान में आपको रखना है। विल नॉट वांट होगा, शैल नॉट सेंट होगा, है ना, और वांट ही माइकल के अकॉर्डिंग प्रोनाउन। 27 है आपका क्वेश्चन टैग का ही क्वेश्चन, सुजैन नेवर बिहेव्स इन सच अ मैनर। अब आपका यहां पर नेवर वर्ड आ गया जो कि अपने आप में नेगेटिव है, तो स्टेटमेंट हो गया नेगेटिव, टैग होगा पॉजिटिव। बिहेव की बात करेंगे तो ये V5 है, तो आगे आपको डज दिखाई देना चाहिए, डजंट नहीं क्योंकि ये नेगेटिव हो चुका, तो डज ही क्या होगा, डज ही का इस्तेमाल आपको करना है, डोंट ही नहीं, ही के साथ कभी भी डू का इस्तेमाल इन जनरल नहीं करते। ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्वेश्चन की बात करेंगे, ही इज ऑनेस्ट। अब आइए यहां पे इज ऑनेस्ट का मामला है, समझिएगा बात को, देखना है क्या देख रहा हूं, लिख रहे हैं हम, ये हुआ आपका सब्जेक्ट। इसके बाद वर्ब के तौर पे आप इस्तेमाल कर रहे एज, एम, आर, वॉच एंड फिर वर। ईज, एम, आर, वॉच एंड वर। ईज, एम, आर, वॉच, वर के बाद आप यहां पे नाउन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ईज, एम, आर, वॉच, वर के बाद आप यहां पे एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, और दूसरा आपका आया आई एम ऑनेस्ट। क्योंकि मुझे गर्मी लग रही है, थोड़ा मैं जैकेट रिमूव करता हूं, 1 मिनट। आइएगा यहां पे, ही इज ऑनेस्ट हो गया, तो आई एम अ टीचर एंड आई एम ऑनेस्ट। अब देखिए यहां पे ध्यान से बात को, यहां पे आपका क्या आया हुआ है, टीचर, टीचर है तो आपका ये हो गया नाउन, और ऑनेस्ट की बात करेंगे तो ये आपका है एडजेक्टिव, ध्यान आपको रखना है। अब जैसे ही आप ईज, एम, आर, वॉच, वर के बाद नाउन का इस्तेमाल कर रहे, तो इस एम को आप बोलेंगे स्टेटिव वर्ब। क्या बोलेंगे, स्टेटिव वर्ब, और यहां पर एडजेक्टिव है तो इस एम या ईज, एम, आर, वॉच, वर को आप बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब ध्यान में जरूर रखना है आपको। तो ईज, एम, आर, वॉच, वर स्टेटिव लिंकिंग दोनों होता है, लेकिन अगर नाउन है तो स्टेटिव और एडजेक्टिव है तो लिंकिंग बोलेंगे। तो यहां पर ही इज ऑनेस्ट स्टेटिव वर्ब नहीं होगा, बिकॉज ऑनेस्ट आपका क्या है, एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है, तो आप इसे लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। एक्शन वर्ब किसे बोलते हैं, तो एक्शन वर्ब तो वो होता है जिस वर्ब के 5 फॉर्म्स होंगे, V1, V2, V3, V4 एंड V5, ध्यान आप जरूर रखें। आगे आइए 29, और यहां से आपका चलेगा लिटरेचर का क्वेश्चन, और लिटरेचर में हु इज द ऑथर ऑफ मेलगुडी डेज। अब इससे आसान और क्या हो सकता है, मेलगुडी डेज कौन लिखे आपके, R.K. नारायण, R.K. नारायण, और ये आपका कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है। अगर मेलगुडी डेज की बात करेंगे, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज है। यहां पर
मुल्कराज आनंद का नाम आया है, कमला दास का नाम आया है। कल आप मेरे साथ हर एक चीज देखे थे। देखिए मुल्कराज आनंद जो आपके हैं, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर किनको? मुल्कराज आनंद को। आर के नारायण को बोला जाता है पायोनियर ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग। कल एक राइटर का आप नाम पढ़े थे, निशीम इजिकियल। निशीम इजिकियल, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री। ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे आइए, कमला दास का नाम, ओरिजिनल नेम क्या है? दास टाइटल तो इनके हस्बैंड से आया है, कमला सुरैया। कमला सुरैया, कमला सुरैया ये केरला से बिलोंग करती है। मलयालम है ना, कि ये राइटर है मलयालम लैंग्वेज के, लेकिन बाद में इन्होंने इंग्लिश में भी बहुत कुछ लिखने का काम किया। कमला दास को का पेन नेम जो है, इन्हें माधवी कुटी भी बोला जाता है। हु इज नॉन एज माधवी कुटी? कमला दास, है ना, माधवी कुटी कमला दास को बोला जाएगा। आर के नारायण का पूरा नाम आप लिख के मुझे बताइए। आर के नारायण का पूरा नाम रामाकृष्णा कृष्णा स्वामी नारायण, है ना। और आर के नारायण का शॉर्ट नेम किन्होंने किया था? तो इनके एक दोस्त थे ग्राहम ग्रीन। ग्राहम ग्रीन। आर के नारायण के ढेर सारे वर्क्स हैं। द बैचलर ऑफ आर्ट्स, मेलगुडी डेज, द इंग्लिश टीचर, ये सब आर के नारायण के वर्क हैं। मुल्कराज आनंद की बात करेंगे, अनटचेबल, कूली, ये सब इंपॉर्टेंट वर्क है मुल्कराज आनंद के। ये सब आपको ध्यान, रसीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण अय्यर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और इनके नाम को शॉर्ट किन्होंने किया था? तो ग्राहम ग्रीन किए थे। ग्राहम ग्रीन जो इनके बहुत अच्छे दोस्त हुए और बोले भाई साहब तुम्हारा इतना बड़ा नाम है और तुम इंग्लिश के राइटर हो, इंग्लिश लैंग्वेज के, तो इंग्लिश रीडर जो है वो तुम्हारे नाम से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आर के नारायण जो है ये आपका रसीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण स्वामी अय्यर, इसको तुम आर के नारायण करो, तो इन्होंने किया था। क्लियर? आइए यहां पे, हु रोट द बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया। इसका आंसर आपके आंसर की में रॉन्ग दिया हुआ है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया किन्होंने लिखा? निराद चंद्र चौधरी इन्होंने लिखा है। ऑप्शन ए। रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं, और तस्मीना नसरीन नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आइए रविंद्रनाथ टैगोर बोलिए, या इन्हीं को रविंद्रनाथ ठाकुर भी बोला जाता है। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर को क्या बोला गया? बार्ड ऑफ बंगाल। जैसे विलियम शेक्सपियर को आप बोलते हैं बार्ड ऑफ एवॉन, वैसे ही रविंद्रनाथ टैगोर को बार्ड ऑफ बंगाल कहते हैं। और बार्ड वर्ड का मीनिंग ही होता है पोएट, यानी कवि। बार्ड का मीनिंग ही होता है पोएट, यानी कि कवि। ध्यान रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि के लिए। नोबेल प्राइज। गीतांजलि पहले बंगाली भाषा में लिखी गई, बाद में इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही। ये आपको ध्यान में रखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर के 2-3 वर्क्स के बारे में कल आप पढ़े थे, जैसे द चित्रा, और एक वर्ड था द पोस्ट ऑफिस, डाकघर। ये आपने कल पढ़ा था। हर एक चीज को ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़िए, और बाद बाकी ये 2 राइटर जरूर देखेंगे। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया के राइटर आपके कौन है? नीरज चंद्र चौधरी। 31 आज आपको सिर्फ इंडियन राइटर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। कल से आपको लिटरेचर भर भर के मिलेगा, और कल से जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने आपसे बोल रखा है, 2 सेट में आपको बहुत ही नॉर्मल देने वाला हूं, और 3 सेट्स वीक में थोड़ा सा टफ रहेगा। गॉट नोबेल प्राइज इन 1913 एंड हिज फ्रेंड W.B. Yeats गॉट नोबेल प्राइज इन 1923। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हु रोट द बुक अनहैप्पी इंडिया?
अनहैप्पी इंडिया लिखने का काम किन्होंने किया? विच एनालाइज इज द पॉलिटिक्स ऑफ द टाइम? गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, राम मोहन राय, लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगर आप अपने एग्जामिनेशन के पैटर्न की बात करें तो वहां पे 80 to 85% ब्रिटिश ऑथर से ही क्वेश्चन आएगा। बाद वहां की आपका जो है 15 में अमेरिकन और इंडियन लिटरेचर आपको दिखते हैं। 32 ही इज द ऑथर ऑफ द नोबेल बैचलर ऑफ आर्ट्स आर के नारायण, द इंग्लिश टीचर आर के नारायण। ये सब आपको ध्यान में रखना है। और एक वर्क है इनका, कौन सा? स्वामी एंड, बोलो तो, माइंड से निकल रहा है, इनका वर्क है स्वामी एंड क्या, बताइएगा आप। तो आर के नारायण बैचलर ऑफ आर्ट्स। मुल्कराज आनंद नहीं, कमला दास नहीं, मुल्कराज आनंद को फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर बोला जाएगा, है ना। 31st क्वेश्चन सर इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी है। अच्छा ओके, हो सकता है। चलिए, स्वामी एंड फ्रेंड्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया गोपाल जी। हु इज द मूवमेंट पोएट? कल भी आप पढ़े थे, मूवमेंट पोएट के नाम से किन्हें जाना जाता है? फिलिप लार्किन को। फिलिप ऑर्थर लार्किन। फिलिप, क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया, फिलिप ऑर्थर लार्किन, ये आप ध्यान में रखेंगे। टीएस इलियट के बारे में कई बार बता चुका हूं। थॉमस एस्टर्न्स इलियट अमेरिकन राइटर हैं, लेकिन बाद में इंग्लैंड में रह गए। और टीएस इलियट को 1948 में नोबेल प्राइज मिला, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मॉडर्न एज के राइटर हैं, बहुत बड़े क्रिटिक हैं। टेड ह्यूग्स, इनके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन ये सब नाम बहुत कम देखने सुनने को मिलेगा, लेकिन जानकारी आपके पास जरूर होनी चाहिए। आज का क्वेश्चन बहुत ही आसान, ये क्वेश्चन देखिए। डैश इज नॉट अ कैरेक्टर इन जेन ऑस्टिन्स एमा। जेन ऑस्टिन एक राइटर है ना, नॉवेल लिखनी, नॉवेलिस्ट है ये, नॉवेलिस्ट। और इन्होंने अपनी लाइफ में 6 नॉवेल्स लिखे। 6 नॉवेल्स लिखने का काम जेन ऑस्टिन की, है ना, 6 नॉवेल्स। कौन मुझे 6 नॉवेल का नाम बता देगा? है ना, प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, एम्मा, नॉर्थहैंगर एबे। बताइए फटाफट, टकाटक। 4 तो हमने बता दिया आपको। जेन ऑस्टिन, इसमें कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो जेन ऑस्टिन के एम्मा नॉवेल के कैरेक्टर नहीं है? कैथरीन मॉरलैंड, ये नहीं है। जॉर्ज नाइटली और हैरियट स्मिथ, ये आपके दोनों एम्मा नॉवेल का कैरेक्टर है। कैथरीन मॉरलैंड जो है ये जॉन ऑस्टिन के नॉर्थहैंगर, NORTHHANGER, नॉर्थहैंगर एबे, इस नॉवेल के कैरेक्टर में है कौन? कैथरीन मॉरलैंड। और यहां एम्मा का बोला गया, कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए आपका आंसर माना जाएगा, ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़िए। वेरी गुड, वेरी गुड अनामिका। मैन्सफील्ड पार्क, एम्मा, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, परसुएशन, प्राइड एंड प्रेजुडिस, नॉर्थहैंगर एबे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आइए, द ग्रेट ट्रेडिशन वॉज रिटन बाय, ग्रेट ट्रेडिशन किनके द्वारा लिखा गया? है ना, जी विल्सन नाइट। जी विल्सन नाइट का पूरा नाम है जॉर्ज रिचर्ड विल्सन नाइट। टीएस इलियट, थॉमस एस्टर्न्स इलियट, एफआर लेवेश, फ्रैंक रेमंड लेवेश, फ्रैंक रेमंड लेवेश। और ग्रेट ट्रेडिशन के राइटर भी आपके एफआर लेविश हैं। और ये सब क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं। तो कल से जो आपको लिटरेचर का क्वेश्चन मिलेगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको कैसे मिलेगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंडियन लिटरेचर के मिलेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आपको अमेरिकन लिटरेचर के मिलेंगे। नोबेल प्राइज विनर से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। किसी पोएम की लाइन या किसी राइटर का कोट मिल सकता है उसमें। कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं वहां पे, है ना। और पोएटिक डिवाइस के बेसिस पे भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो कल से जो लिटरेचर का क्वेश्चन होगा बहुत ही शानदार, जबरदस्त होना है ना। तो आपको ये बिल्कुल टेंशन में मत आइएगा कि क्वेश्चन का लेवल ज्यादा बढ़ गया, सॉल्व कैसे करेंगे, वो हम आपसे करवाएंगे और आप डेफिनेटली कर लेंगे। आइए, हो गया क्लास आपका? 1 मिनट रुकिएगा सर। है चलिए, तो ये आपका क्या हो गया? एफआर लेविस। करेक्ट ऑप्शन सी फॉर कैनेडा। देखिए ये पुराना बैच है आपका,
अभी जो आप लोग एडमिशन लेंगे वो नए बैच का ऐसा थंबनेल आपको नहीं मिलेगा, वो ब्लू कलर में आपको मिलेगा, वो देख लेंगे, ये पुराना बैच है। आइए, ये आपका है क्या, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को। और इसमें बहुत सारे बच्चों को होती है गलती, आप ध्यान से इसको देखिए एक बार। आइए यहां देखते हैं क्या है आपके पैसेज में। बोला born on Jan 12, 1863 in an affluent Bengali family, Narendranath Datta was a precocious child who was what we call nowadays an all-rounder, excelling in music, studies and athletics. कब पैदा हुए हैं? तो 12 जनवरी 1863 को। इन एन एफ्लुएंट बंगाली फैमिली, एफ्लुएंट यानी समृद्ध बंगाली फैमिली में। नरेंद्रनाथ दत्ता वॉज अ प्रिकॉशियस चाइल्ड, बहुत ही जबरदस्त। हु वॉज व्हाट वी कॉल नॉयडेज, जो हम जिसे हम आज कहते हैं एन ऑलराउंडर, जो कि एक ऑलराउंडर है। एक्सेलिंग इन म्यूजिक की बात करें, स्टडीज की बात करें, एथलेटिक्स यानी खेल कूद की बात करें, हर एक जगह पे। हिज फादर विश्वनाथ दत्ता वॉज अ वेल नॉन अटॉर्नी, इसके पिताजी हैं विश्वनाथ दत्ता जो एक अटॉर्नी हैं, वेल नॉन यानी कि फेमस। However, he took the spiritual route instead and introduced Hinduism to the world in 1893 when he spoke at the World's Parliament of Region, probably one of the most epic things any Indian has done abroad. है ना? और इन्होंने अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल पाथ को चुना, यानी अध्यात्म की ओर, एंड इंट्रोड्यूस किया हिंदुइज्म को पूरे वर्ल्ड में। 1893 में इन्होंने स्पीच दिया दुनिया के पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में, प्रोबेबली संभवतः वन ऑफ द मोस्ट एपिक, एपिक का मतलब होता है लॉन्ग स्टोरी, थिंग्स एनी इंडियन हैज डन अब्रॉड, जो किसी पहले भारतीय ने विदेश में किया। द हिस्टोरिक स्पीच, हिस्टोरिक का मतलब होता है शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन। द हिस्टोरिक स्पीच वॉज गिवन ऑन सितंबर, अब यहां पे है वॉज गिवन यानी पैसिव वॉइस, ऑन सितंबर 11, 1893 बाय स्वामी विवेकानंद। हियर इज द फुल टेक्स्ट ऑफ हिज ओपनिंग एंड क्लोजिंग एड्रेस। फुल टेक्स्ट ऑफ हिज ओपनिंग एंड क्लोजिंग एड्रेस, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। जब अमेरिका में स्पीच दे रहे थे तो भाई एवं बहन बोल के संबोधित किए। इट फील्स माई हार्ट विद जॉय अनस्पीकेबल, यानी शब्द ही नहीं है बोलने को। टू राइट इन रिस्पॉन्स टू द वार्म एंड कॉर्डियल वेलकम, बोला गया है कितना शानदार स्वागत आपने किया। कॉर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली। विच यू हैव गिवन अस, जो आपने हमें दिया। आई थैंक यू इन द नेम ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स, मैं सारे संत महात्मा की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। इन द वर्ल्ड, आई थैंक यू इन द नेम ऑफ मदर ऑफ रिलीजन्स, आई थैंक यू इन द नेम ऑफ मिलियंस ऑफ हिंदू पीपल ऑफ ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस। माई थैंक्स ऑल्सो टू सम ऑफ द स्पीकर्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म हु, रेफरिंग टू द डेलीगेट्स फ्रॉम द ओरिएंट, ओरिएंट का मतलब होता है ईस्टर्न कंट्री, ईस्टर्न पूर्वी जो हम लोग हैं, हैव टोल्ड यू दैट दिस मैन फ्रॉम far off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration, है ना? यानी हम जहां से आते हैं सहिष्णुता, सबको बर्दाश्त करना, सबको सुनना, उस सेंस में बात की गई। आई एम प्राउड टू बिलोंग अ रिलीजन, मुझे बहुत प्राउड फील करता हूं मैं जिस रिलीजन से मैं बिलोंग करता हूं। विच हैज टॉट द वर्ल्ड बोथ अ टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, यानी हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं और वहां बोल रहे यहां पे टॉलरेंस है और यहां पे एक्सेप्टेंस है, यानी सबको एक्सेप्ट कीजिए। We believe not only in universal toleration, हम सिर्फ यूनिवर्सल टॉलरेशन की बात नहीं कर रहे, but we accept all religions as true, हम सभी धर्म को स्वीकार कर रहे। I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth, यानी हमने सभी को शरण स्थल दिया है जो भी हमारे पास आए हैं। I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. जब इजराइल में घटना घटी, यहूदी लोग इंडिया आए, उसको एक्सेप्ट किया गया, है ना, और हमने शरण दिया, ये बोला जा रहा है। I am proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering, fostering का मतलब encourage करना,
द रेमनांट ऑफ द ग्रैंड जोरोस्ट्रियन नेशन। आई विल कोट टू यू ब्रिदरेन। ब्रिदरेन क्या होता है? एक से ज्यादा, फ्रैटर्निटी के लिए, भाईचारे के लिए ब्रिदरेन वर्ड का इस्तेमाल करना प्लूरल है। ब्रदर्स आपका ब्लड रिलेशन। अ फ्यू लाइन्स फ्रॉम अ हिम which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings as the different streams having their sources in different paths which men take through different tendency, various though they appear, crooked or straight, all lead to thee। दी का मतलब होता है गॉड, यहीं से वर्ड होता है आपका थिस्ट, अथिस्ट सब। द प्रेजेंट कन्वेंशन which is one of the most august assemblies, ऑगस्ट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, एवर हेल्ड, is in itself a vindication, a declaration to the world of the wonderful doctrine preached in the Gita। whosoever comes to me through whatsoever form I reach him, all men are struggling through paths which in the end lead to me। sectarianism, bigotry and its horrible descendant फैनेटिसिज्म यानी कट्टरपंथी वगैरह की बात कर रहे, हैव लॉन्ग प्रोपोजेड दिस ब्यूटीफुल अर्थ। ये यहां बोला गया, ये स्पीच है स्वामी विवेकानंद की। हाँ बिल्कुल आया होगा भाई। व्हाट वाज विश्वनाथ दत्ताज प्रोफेशन, है ना? कौन थे ये? अटॉर्नी। कौन थे? अटॉर्नी। स्पिरिचुअल लीडर नहीं, टीचर नहीं। हु स्पोक द वर्ल्ड्स पार्लियामेंट रीजन, नरेंद्र नाथ दत्ता, स्वामी विवेकानंद बोथ, स्वामी विवेकानंद। गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट का मतलब होता है वेस्टर्न यानी पश्चिमी देश है, और ओरिएंट का मतलब होता है ईस्टर्न। सी, डेलीगेट का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, डेलीगेट का मतलब रिप्रेजेंटेटिव, और यूनिवर्सल का मतलब कॉस्मोपॉलिटन, पूरे देश का, कॉस्मोपॉलिटन। करेक्ट ऑप्शन कौन सा भैया? सी फॉर कैनेडा। इन द फ्रेज ऑल लीड टू दी, टू whom डज द वर्ड दी रेफर? दी मीन्स गॉड, दी मीन्स गॉड, रिलीजन्स नहीं। द डेलीगेट प्रेजेंट, डेलीगेट का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रतिनिधि करते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। एंड यहां पे आपका इन द फ्रेज आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ नेशन, व्हाट नेशन इज द स्पीकर रेफरिंग टू? इंडिया, इंडिया। तो ये आज का सेशन था आपका।